हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोग को कक्षा 7 के क्वेश्चन साइंस के प्रश्न करवाऊंगा। और मैं आज आप लोग को चैप्टर 1 जिसमें कि जल और जंगल के सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे और समझेंगे जो किस प्रकार से हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से लिखते हैं। और हमें एग्ज़ाम में अगर एक प्रश्न पूछा जाए तो हमें लिखना चाहिए, तो वो सारे प्रश्न आज मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और ये चैप्टर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर सारे प्रश्न आपसे भी बनने लगेंगे। ठीक है, हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे प्रथम प्रश्न में हम लोग देखते हैं, जो यहाँ पे आप लोग सबसे नीचे में देखेंगे तो प्रथम प्रश्न ये है मेरा, जो वर्षा जल का चरम स्रोत है। वर्षा जल का चरम स्रोत है, इसमें निम्नलिखित में बोला निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, ये हमें बताने के लिए, जो कथन हमारा सत्य है या असत्य ये हमें बताने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम कौन नंबर क्वेश्चन है, जो वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो हाँ ये मेरा क्या हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा। ठीक है, वर्षा जल का क्या है, तो चरम स्रोत है। अब हमारा ख में प्रश्न है, जो नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। नहीं, बारिश से भी हमारा खेत सिंचाई होता है और सारे अनेक माध्यम से हमारे खेतों में सिंचाई किया जाता है, जिसके इसीलिए ये एकमात्र साधन नहीं है, इसीलिए क्या होगा, तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम गौण प्रश्न को बात करते हैं। तो गौण प्रश्न में, राज्य जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा। नहीं, बाहर की मतलब बाहर में जो रहने वाले लोग हैं वो भी जल की कमी की समस्या का सामना करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिए होंगे सत्य और असत्य को। चलिए अब हम लोग आगे से प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं और इससे आगे के प्रश्न को समझने वाले हैं। तो आगे के प्रश्न आप लोगों ने वैसे तो पढ़ ही लिए होंगे, मैं फिर भी आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। आगे के प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 है मेरा, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें ये खाली स्थान ब्लैंक्स दिए हुए हैं और इसमें क्या बोल रहा है, तो भरने के लिए आप लोग बुक में नहीं लिखिएगा, आप लोग कॉपी पे नोट्स पॉइंट बना लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको नोट्स पॉइंट बना हुआ दिखा भी दूंगा, तो जिससे कि आप लोग देखकर बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कौन है प्रश्न, भौमजल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है। तो भौमजल प्राप्त करने के लिए ट्यूबवेल तथा नलकूप का प्रयोग होता है। यहाँ पे आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख किताब में, लेकिन आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, ट्यूबवेल तथा नलकूप का प्रयोग होता है। ठीक है, ट्यूबवेल तथा नलकूप का प्रयोग होता है। अब हमसे पूछा जा रहा है, जल की 3 अवस्थाएं डैश 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 है। तो जल की 3 अवस्थाएं आप सभी ने पढ़ा ही होगा, क्या सब है, ठोस, द्रव, गैस। वैसे तो आप सभी को बेसिकली पता होगा, अगर आप लोग 9th में आप लोगों को पदार्थ की 5 अवस्था पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अब अगर आप लोग 8 क्लास तक आप लोग को 3 ही पदार्थ की अवस्था जानना है, तो हम लोग 9th का जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें समझेंगे। लेकिन आप लोग को जानकारी मैं देता हूँ, जो पदार्थ की अगर अवस्था के बारे में पूछा जाए आपसे, तो वो हमारा 5 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन हम यहाँ पे पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस के ही बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हमारा गौण में प्रश्न है, भूमि की जल धारण करने वाली परत क्या कहलाती है। तो ये हमारा भौम जल स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, तो भौम जल स्तर कहलाता है। भूमि की परत, भूमि की जल धारण करने वाली परत क्या कहलाता है, तो भौम जल स्तर कहलाता है। अब हमसे पूछा जा रहा है, जो वन शुद्ध करते हैं डैश और डैश को, तो वन पर्यावरण और वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, पर्यावरण और वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, इसीलिए वन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी अगर आपके आसपास हो तो वनों की रक्षा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वनों की कटाई ना करें, क्योंकि वन ही हमारा पर्यावरण को संतुलित रखता है और पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाता है और हमें स्वच्छ वायुमंडल भी प्रदान करता है। इसीलिए आप लोग वन का मतलब रक्षा कीजिए, कटाई ना करें। वन में छायावान पत्तियाँ और जंतु डैश को समृद्ध करते हैं, तो ये मिट्टी को समृद्ध करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, तो ये सरगल के हमारा खाद बन जाता है और खाद बन के ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, अब हम 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से डैश बनता है। तो ये ह्यूमस बनता है। तो आप लोग सभी ने तो पढ़ा ही होगा, जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे पत्ते गिरते हैं और छोटे छोटे जीव जंतु क्या करते हैं, तो उस पर क्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया करके उसे एक ह्यूमस के रूप में बदल देते हैं, जो कि हमारा मिट्टी में चला जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से समझने वाले हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न बना हुआ दिखा देता हूँ
तो चलिए आप लोग देख लीजिए, और लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं यहाँ से आप लोग, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बोर्ड से भी, किताब से भी पढ़ सकते हैं, मैं आप लोग को डायरेक्टली पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, जो वर्षा का जल मिट्टी से भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा चट्टानों के ऊपर और दरारों में भर जाता है। तो जब मेरा बारिश होता है तो वो भूमि के नीचे यानी कि मिट्टी के अंदर जाता है, तथा चट्टान सब जो होती है उसमें दरार रहता है, उसमें पानी चला जाता है। इस प्रकार भौम जल की पुनः प्राप्ति होती है, और वही जल क्या होता है, तो हमारा फिर से मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारा भौम जल की प्राप्ति होती है। अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को समझेंगे। तो दूसरे नंबर प्रश्न क्या है, तो समझें, देखेंगे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, जो भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। यानी कि भौम जल स्तर जो हमारा नीचे गिर रहा है, इसके उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं उसको हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि का कारण विभिन्न मानव गतिविधियों के लिए पानी की मांग अधिक बढ़ गई है। अब जनसंख्या की वृद्धि हो रहा है, जिससे हमारा पानी का मांग जो है अधिक बढ़ रहा है, इसके कारण से भी हो रहा है। और देखिए दूसरा कारण है, यहाँ पे हम लोग आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, दूसरा कारण है मेरा, जो वनों की कटाई ने वन आवरण के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया है। अब वनों की कटाई से क्या हुआ है, तो वनों की कटाई से वन का जो आवरण है वो हमारा बहुत बड़े, मतलब उसका हिस्सा जो होता है ना, वो नष्ट हो चुका है। इससे भूजल को प्राप्त करने की प्राकृतिक प्रक्रिया को विचलित कर दिया, और इससे जो प्राकृतिक प्रक्रिया था वो भी हमारा विचलित हो गया, ठीक है। उसके बाद औद्योगिकरण और कृषि गतिविधियों में पानी की मांग बढ़ गई है, और हमारा जो उद्योग सब है, औद्योगिकरण में भी कृषि की गतिविधियों के लिए उसका भी पानी का मांग बढ़ गया है, जिसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग यहाँ से देखेंगे, जो कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रखरखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। हमें मतलब कम से कम पानी का उपयोग करना है, और जिसमें कि बगीचा भी लगाना है, और रखरखाव के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने होंगे उसके लिए हम देखेंगे आप लोग को क्या सब बता रहा हूँ। तो बगीचे में पानी के उपयोग के लिए ड्रिप बूंद सिंचाई का इस्तेमाल करेंगे, और ये सभी प्रश्न आपको बुक से ही मिल जाएंगे। अगर आप लोग देखेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बुक से ही सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो हम क्या बोले आप लोगों को, जो बगीचे में पानी के उपयोग के लिए ड्रिप बूंद सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल से पानी कम बर्बाद होगा, और इसके इस्तेमाल से क्या होता है, मेरा पानी कम बर्बाद होता है, ठीक है। इसी प्रकार नल कूपों के जल को पाइप द्वारा बगीचे में ले जाकर उपयोग करेंगे, और नलकूप जो होता है, आप लोग अभी हर एक जगह नाला सब लगा हुआ है, तो नलकूपों के द्वारा ही जल को पाइप द्वारा हम बगीचे में लेकर जाएंगे और उसका उपयोग करेंगे। इससे जल की खपत कम होगी, और इससे हमारा जल की खपत भी क्या होगा, तो कम होगी, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न, ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताइए जो हमें वन से प्राप्त होते हैं। और इसमें 7 ही उपवाद हमसे मतलब उत्पादों को पूछा गया है। वैसे अगर हम बेसिकली बात करें तो बहुत सारे उत्पाद होते हैं जो हमें वन से प्राप्त होते हैं, लेकिन हमें बेसिकली आप लोगों को 7 ही उत्पाद बताना है। तो जैसे कि औषधीय उत्पाद आप लोगों को बहुत सारा पता होगा, जो पिछले ज़माने में पिछले क्या होता था पहले, अभी ना मतलब हम लोगों को इंग्लिश वाली दवाई मिलने लगी है, लेकिन इससे पिछले क्या होता था, तो हम लोग जंगल से ही औषधि को तैयार करते थे और वही लगाते थे, वही उपयोग करते थे। औषधि उत्पाद जंगल से ही प्राप्त होता है। उसके बाद ईंधन लकड़ी भी बोल सकते हैं आप लोग, लकड़ी यानी कि जो हमें जलावन के काम में आता है। इमारती लकड़ी जो हम घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो लकड़ी हुआ। मसाले, बहुत सारे मसाला भी हमें वन से प्राप्त होता है। फल हो, फूल हो, रेशा, रेशम, सब्जी इत्यादि बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो हमें वन से प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको क्लियर हो गया होगा, और इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं बचा होगा आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग आगे प्रश्न को करने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा, जो वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, ये बताने के लिए हमें पूछा है। समझाइए कैसे कोई भी चीज़ हमारा वन में व्यर्थ नहीं होता है, वो हम लोग समझने वाले, ठीक है। अब देखिए
वन में कई प्रकार के जीव जंतु के आवास हैं। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, जो सारे जीव जंतु, हमारे जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सभी वन में ही होते हैं। तो वन में अनेक प्रकार की जीव जंतु का वास है। और उसके बाद देखिए, वन में अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ भी पाई जाती है। जो खाना पीना मतलब खाद्य सामग्री में श्रृंखला मतलब अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो हमारे वन से ही प्राप्त होते हैं। इन सभी में परस्पर संबंध होता है, और ये सभी क्या होते हैं तो परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संबंध होता है, एवं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है। वनों में मरे हुए जीव जंतु भी सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो जो जीव जंतु मर जाते हैं तो वो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होकर क्या होते हैं तो ह्यूमस में बदल जाते हैं, जो अंततः पौधा के पोषण में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, मतलब कुछ भी चाहिए तो वो व्यर्थ नहीं होता, चाहे वो ह्यूमस हो, मतलब पेड़ पौधा का, अगर छोटा बहुत पेड़ पौधा का पत्ता अगर बोले, या कोई जरा सा भी कुछ भी छोटा छोटा सूक्ष्म जीव हो, या कोई जीव जंतु हो, या कुछ खाद्य श्रृंखला ही हो, क्यों ना हो, वो कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, जो अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? अपघटक किसे कहते हैं, और ये क्या प्रश्न है, ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? तो चलिए हम जानने वाले हैं वन मतलब अपघटक क्या है। तो वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीरों को सड़ाकर ह्यूमस बनाते हैं। तो वे सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, मतलब जो पौधा मतलब मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जो जिसमें कि ना नहीं तो फिर फल आ सकता है, नहीं फूल लग सकता है, जो मतलब सूख जाते हैं, वो पौधे और जानवरों के शरीर को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। ऐसे ही हम लोग अपघटक कहते हैं। अपघटक मिट्टी में आवश्यक पोषक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, और अपघटक जो है वो हमारे मिट्टी में पोषक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ह्यूमस पौधे के पोषण में सहायक होते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं और अपना सारे प्रश्न को लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझ करने वाले हैं, क्वेश्चन 9 को भी समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरा, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। अब वन जो है मेरा वो कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखता है, उसके बारे में समझने वाले हैं। देखिए, हरे पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ये सभी तो आप लोग जानते ही होंगे, जो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सभी अपना प्रकाश संश्लेषण के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और इस प्रक्रिया जिसमें कि ऑक्सीजन मेरा वो लोग छोड़ते हैं जो जीव जंतु द्वारा उपयोग की जाती है, और हम सभी क्या करते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद देखिए, श्वसन के दौरान जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं, और हम सब जितने भी जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं तो छोड़ते हैं। तो इस तरह वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। तो इस प्रकार आप लोग भी बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार से बना लेंगे। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो आज हमारे सारे प्रश्न क्लियर हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक ही मेरा प्रश्न था, जो प्रश्न की मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, और जितने भी सारे नोट्स पॉइंट होंगे इसके वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, तो आप लोग जल्दी मतलब उसको भी नोट कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और शेयर करना एक दूसरे के पास नहीं भूलिएगा, क्योंकि और जितने प्रश्न मैंने बताया आप लोग उसको लिख लीजिए अपने कॉपी पर, एक नोटबुक तैयार कर लीजिए जिससे आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो और आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग पहुँचता रहे। और हम अगले पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें अध्याय 2 में, जिसमें कि जंतुओं का पोषण को सारे प्रश्न को करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे।